उसके मुकाबले में साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी होती है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। साइक्लिक फ्लो यानी कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वापस वहीं पे पहुंचे तो वो साइक्लिक फ्लो कहलाएगा। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है जो पहले वाला था। अब यहां पर क्यों होता है? शायद इसलिए कि सेल के पास एटीपी कम हो तो वो कहता है कि नहीं, NADPH2 मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, उस तरफ मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे धड़ाधड़ सिर्फ एटीपी बनाने चाहिए क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जब NADPH2 ज्यादा हो, एटीपी कम हो, तो सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम कर रहा होता है उस वक्त। तो क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम से निकला, एक्साइट हुआ, ऊपर गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर हुआ, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन को, और वहां पर उसकी मुख्तलिफ कैरियर प्रोटीन्स हैं, और उन कैरियर प्रोटीन्स ने अब फेरेडॉक्सिन वगैरह से NADP रिडक्टेज की तरफ नहीं गया, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वापस पीछे की तरफ चला गया, और उन प्रोटीन्स ने यहां पर एटीपी बनाने लगे। वो पहले भी प्रोटीन्स एटीपी बनाती थी, तो बजाय इसके कि वो फेरेडॉक्सिन की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, वो उल्टी डायरेक्शन में मूव हुआ और वहां से एटीपी की प्रोडक्शन करवाकर वापस अपने ही होल को उसने फिल कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक, कि यहीं से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकला था, घूमकर फिर वापस यहीं पे पहुंच गया है। तो ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का डिफरेंस बार बार पेपर में पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन साइकिल करते रहते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे एक्साइट होके, वहां से वापस फेरेडॉक्सिन की तरफ जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को अपनी एनर्जी देते जाएंगे और घूम फिर के वापस P700 पे आकर बैठ जाएंगे। अब इस दौरान केमियोस्मोसिस के जरिए से एटीपी जनरेशन का काम होता है, NADPH2 की प्रोडक्शन नहीं होती। तो यहां पर आपको वही चीज दोबारा से आपको मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखाई हुई है एक ग्रेनम की, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 2 के अंदर ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, या ये दूसरे कलर्ड पिगमेंट्स हो सकते हैं, आपके कैरोटिनॉइड्स वगैरह हो सकते हैं। ये लाइट एनर्जी को कैच करते हैं, लाइट एनर्जी कैच करने की वजह से सेंटर में पड़ा हुआ क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है। नतीजा ये निकलता है कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढता है कि मैं किसकी हड्डियां तोड़ूं, उसको वहां से पानी गुजरता हुआ मिलता है, वो उसको तोड़ देता है, उससे अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन बीच में फंस जाती है, और वो हाइड्रोजन आपको यहां काफी सारे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, वहां से वो घूमता फिरता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन्स में से गुजरा, उन चेन की वाली प्रोटीन्स को उसने एनर्जी ट्रांसफर की। इस एनर्जी को ये प्रोटीन्स इस्तेमाल करती हैं एटीपी बनाने के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट अपनी खत्म करता करता अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंचा। फोटो सिस्टम 1 के अंदर भी एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तो उस कमी को ये पूरा कर देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो क्यों हुई थी? इसलिए कि उस फोटो सिस्टम ने भी लाइट को कैप्चर किया था, लाइट एनर्जी गैदर की थी, और उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया था फेरेडॉक्सिन के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका अपना, फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है। NADP रिडक्टेज उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करता है NADPH2 बनाने के लिए, और NADPH2 जो है वो रिड्यूसिंग पावर है सेल की, वो जाकर सेल के अंदर बाद में ये ATP और NADPH2 जो यहां पर बन रहे हैं दोनों जगहों पे, ये अल्टीमेटली हमें और फायदे पहुंचाएंगे। जो हाइड्रोजन यहां पे जमा हो रहे हैं ये भी हमें और फायदे पहुंचाएंगे, तो इनका आगे कहानी अभी आनी है, ठीक है। लेकिन आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फ्लो, अच्छा नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो बजाय वो NADPH रिडक्टेज की तरफ जाने के वो वापस फेरेडॉक्सिन की तरफ आता, फेरेडॉक्सिन से वापस इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ आता है, तो वो इस डायरेक्शन में घूमता जाता है। तो इसको हम साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद आती है बात केमियोस्मोसिस की। केमियोस्मोसिस
प्रोटॉन्स की मूवमेंट बेसिकली होती है और उसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस का एक सिस्टम है, इसके अंदर ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ये हेल्प करती है। रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि कुछ चीजें रिड्यूस हो रही हैं, कुछ चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, लेकिन साथ एटीपी प्रोडक्शन हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो हाइड्रोजन निकले थे वो थाइलाकॉइड ल्यूमन के अंदर फंसे हुए हैं यहां पर। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बेसिकली लगा हुआ है एक रिवॉल्विंग डोर। आपने F1 पार्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो वो F1 पार्टिकल्स क्या हैं, वो एक्चुअली मेम्ब्रेन में लगे हुए रिवॉल्विंग डोर हैं। रिवॉल्विंग डोर होता है, वो आपने कई जगह पे देखा होगा कि वो गोल गोल घूमता है जब उसमें से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अंदर जमा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन जब किसी एक चीज की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं सॉरी, प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस जमा हो रहे हैं, किसी एक चीज की कंसंट्रेशन जब किसी जगह पर ज्यादा हो जाती है तो वो कहां जाना चाहते हैं, वो उस तरफ जाना चाहते हैं जहां उनकी कंसंट्रेशन कम हो। अब क्या होता है कि यहां पर अंदर की तरफ आप देखें तो H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, और मेम्ब्रेन से चार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते। लेकिन दरमियान में एक दरवाजा है, और ये दरवाजा क्या है, ये दरवाजा एक रिवॉल्विंग डोर है। रिवॉल्विंग डोर का मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन आयंस गुजर सकते हैं, और जब वो गुजरते हैं तो वो वहां पे चरखी लगी हुई है उसको घुमाते हैं। ठीक है, दरवाजे को घुमाते हैं, और दरवाजे को घुमाने से जो उनके स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में, घूमने वाली एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये जो इतना बड़ा सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है ये इस्तेमाल करता है उसको फर्दर एटीपी बनाने के लिए। यहां पर आपको दिखाया हुआ है, तो ये आपको एटीपी घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ये पहले हम ये यहां पे रिएक्शन हो रहा है, एडीपी और एटीपी आपस में जुड़ रहे हैं, और एडीपी और फॉस्फेट आपस में जुड़ रहे हैं, और एटीपी चार्ज होकर यहां ये देखें वो मूव हुआ, उसने उसको प्रेस किया दोनों को, और उसके नतीजे में एटीपी यहां से चार्ज होकर बाहर निकल आएंगे। ये एटीपी चार्ज हो गया और बाहर निकल आया। ठीक है जी, तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन्स की मूवमेंट है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन आयंस के अंदर स्टोर होती है, तो हाइड्रोजन आयंस अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं, यानी कि हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में स्पेशल किस्म के कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं जिनको हम गेट्स कह सकते हैं। ये गेट्स एक्चुअली एटीपी सिंथेज के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उन्होंने बीच में रास्ता बनाया हुआ है मेम्ब्रेन से कि आओ यहां से गुजरो। जब लोग वहां से गुजरते हैं तो उस चक्कर में वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं, और उससे एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम केमिओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर वही चीज दिखाई हुई है, फोटोसिस्टम 2 दिखाया हुआ है। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरा, फोटोसिस्टम 1 में पहुंचा, फोटोसिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, और वो एटीपी रिडक्टेज NADPH रिडक्टेज के पास जाता है, और NADPH रिडक्टेज को NADPH2 बनाने में इन्वॉल्व होता है। या फिर साइक्लिक हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से घूम के यहां पर आता रहे और सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती रहे। नतीजे में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस जब यहां पे ज्यादा हो जाते हैं तो यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। जब यहां से बाहर निकलते हैं तो यहां पर गेट लगा हुआ है, उस गेट में से गुजरते हैं, इसके पास एंजाइम के पास उस मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है, और वो नतीजे में एटीपी बनाता है। दोनों रिएक्शंस का फायदा क्या हुआ, दोनों रिएक्शंस का फायदा ये हुआ कि आपके पास काफी सारे एटीपी आ गए और आपके पास काफी सारे NADPH2 आ गए। ये सेल की रिड्यूसिंग पावर है और सेल की एनर्जी है जो सेल बाद में ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।